तो आज हम जिन सोर्सेस पर बात करने वाली हैं वो हमें ब्रह्मांड के शायद दो सबसे बड़े सवालों के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। पहला तो ये कि क्या हम अकेले हैं, और दूसरा जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, यहाँ से इंसानियत का भविष्य क्या है। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों सवाल आपस में जुड़े हुए हैं। आज हमारे पास एक गहरी वैज्ञानिक किताब के कुछ हिस्से हैं और साथ में नासा का एक लेख। अच्छा। इन दोनों को मिलाकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई और हम मतलब इंसान अपने इवोल्यूशन के किस मोड़ पर खड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब की शुरुआत एक बड़े अजीब से कॉस्मिक रूल से होती है, ये कि वक्त के साथ हर चीज ज्यादा बिखरती जाती है, ज्यादा मेसी होती जाती है। हाँ, इसे कहते हैं थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम या फिर एंट्रोपी का नियम। एंट्रोपी जी। ये यूनिवर्स का एक फंडामेंटल लॉ है, मतलब सब कुछ क्योस की तरफ, अव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर पूरे ब्रह्मांड का नियम ही चीजों को बिखेरना है, तो फिर जीवन जो इतना ऑर्गेनाइज्ड है, एग्जैक्टली, जो इतना ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स है, उसका अस्तित्व ही कैसे है? हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। जीवन तो उस नियम का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ है ना। ये तो सीधा सीधा नियम तोड़ने जैसा है। लगता तो ऐसा ही है, पर असल में ऐसा है नहीं। किताब में एक बड़ा दिलचस्प तर्क दिया गया है। जीवन इस नियम को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। अपने फायदे के लिए? हाँ, जीवन एक ऑर्डर्ड सिस्टम है जो अपने आसपास की अव्यवस्था मतलब एंट्रोपी को बढ़ाकर अपने अंदर की व्यवस्था को बनाए रखता है। ओके, ये थोड़ा हैवी हो गया। कोई आसान सा उदाहरण है इसका? जरूर। इसे ऐसे समझिए जैसे एक कार है। कार एक बहुत ही व्यवस्थित चीज है, सही? हाँ। हर पुर्जा अपनी जगह पर है, लेकिन चलने के लिए वो पेट्रोल, जो कि एनर्जी का एक ऑर्डर्ड फॉर्म है, उसे जलाकर धुएं और गर्मी में बदल देती है, जो कि पूरी तरह से डिसऑर्डर और केओस है। अच्छा। जीवन भी ठीक यही करता है। वो अपने आसपास थोड़ी अफरा तफरी मचाकर अपने अंदर का सिस्टम बनाए रखता है। मतलब हम सूरज की रोशनी या खाना लेकर उसे गर्मी में बदल देते हैं, और इस प्रोसेस में हम जिंदा रहते हैं और अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही। और किताब इसे दो हिस्सों में बांटती है। ओके। पहला, लाइफ के पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, यानी हमारे जीन जो बताते हैं कि आगे क्या करना है। और दूसरा, उस ब्लूप्रिंट को अमल में लाने का एक मैकेनिज्म, यानी हमारा मेटाबॉलिज्म, जो एनर्जी को प्रोसेस करता है। ठीक है, तो फिजिक्स के नियम जिंदगी को अलाउ करते हैं, पर सवाल ये है कि जिंदगी को बनाने का जो सामान है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कहाँ से आए? इसके लिए हमें टाइम में बहुत पीछे जाना होगा, करीब 13.8 अरब साल पहले, बिग बैंग तक। ओह, बिल्कुल शुरुआत में। हाँ, शुरुआत में यूनिवर्स सिर्फ गर्म एनर्जी का एक बहुत ही घना सूप था। जैसे जैसे ये ठंडा हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने, और फिर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे सबसे सिंपल एटम्स। लेकिन हमें तो कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन जैसी भारी चीजों की जरूरत है। हमारी बॉडी तो इन्हीं से बनी है। बिल्कुल। और वो आए तारों से। तारे असल में ब्रह्मांड की वो जायंट न्यूक्लियर भट्टियां हैं, जहां हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स आपस में जुड़कर कार्बन, ऑक्सीजन और दूसरे भारी तत्व बनाते हैं। अच्छा। और जब ये बड़े बड़े तारे अपनी जिंदगी के आखिर में सुपरनोवा बन के फटते हैं, तो ये सारे बनाए हुए तत्व पूरे स्पेस में फैल जाते हैं। कमाल है। मतलब हम सब, ये ग्रह और इस पर मौजूद हर चीज सचमुच में तारों की धूल से बने हैं, स्टारडस्ट। हाँ, इन्हीं बिखरे हुए तत्वों से हमारा सूरज, पृथ्वी और बाकी ग्रह बने। और फिर करीब 4.5 अरब साल पहले बनी हमारी पृथ्वी के गर्म समुद्रों में जिंदगी की शुरुआत हुई। और इस पूरी कहानी का हीरो बना डीएनए, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो डबल हेलिक्स वाला मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमारी पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड की हुई है। हाँ, क्रिक और वॉटसन की मशहूर खोज। वही। इसमें 4 ही बेस होते हैं, ए, सी, जी और टी, लेकिन उनका जो क्रम है वो तय करता है कि कोई जीव कैसा होगा। पर सोर्स में एक जरूरी पॉइंट उठाया गया है। क्या? कि मैथमेटिकली डीएनए जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का अपने आप बाय चांस बन जाना लगभग नामुमकिन है। तो फिर ये बना कैसे? एक लीडिंग थियरी ये है, जिसे आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस कहते हैं, कि शायद डीएनए से पहले एक ज्यादा सिंपल मॉलिक्यूल आरएनए मौजूद था। आरएनए? हाँ, आरएनए भी जानकारी स्टोर कर सकता है, लेकिन वो डीएनए से कम स्टेबल और सरल है। तो शायद पहले आरएनए बना और फिर एवोल्यूशन के जरिए उसने ज्यादा स्टेबल और एफिशिएंट डीएनए का रूप ले लिया। ठीक है, तो अगर जिंदगी बनने की रेसिपी इतनी सीधी सादी है, थोड़ी फिजिक्स, थोड़े तारे और अरबों साल का समय, तो फिर सवाल ये उठता है कि ये डिश किसी और ने क्यों नहीं बनाई? पूरा ब्रह्मांडी रेस्टोरेंट खाली क्यों पड़ा है? और यहीं आकर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। नासा का लेख हमें बताता है कि सिर्फ हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में ही अरबों, शायद खरबों ग्रह हैं। खरबों? जी।
केपलर जैसे टेलीस्कोप ने हजारों ऐसे ग्रह खोज भी लिए हैं जो पृथ्वी के साइज के हैं और अपने तारे के हैबिटेबल जोन में हैं। मतलब उस सही दूरी पे जहां पानी लिक्विड रह सकता है। बिल्कुल। तो फिर सब हैं कहाँ? यूनिवर्स इतना खामोश क्यों है? इसी को फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं ना? हाँ, इसी खामोशी को फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। 1950 में भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी ने लंच पर अपने साथियों से यूं ही पूछ लिया था, वेयर इज एवरीबडी? उनका पॉइंट ये था कि अगर ब्रह्मांड इतना पुराना और इतना बड़ा है तो किसी न किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन को तो अब तक पूरी आकाशगंगा में फैल जाना चाहिए था। धीमी रफ्तार से भी आते तो भी उन्हें यहां होना चाहिए था। पर हमें कोई नहीं दिखता। कोई नहीं। तो इसका कोई जवाब खोजने की कोशिश हुई है? हाँ, नासा का लेख ड्रेक इक्वेशन का जिक्र करता है। ये कोई पक्का जवाब तो नहीं देती, पर सोचने का एक फ्रेम जरूर देती है। एक तरह का गणितीय ढांचा। सही कहा। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर कौन सी चीजें जरूरी हैं। जैसे हमारी आकाशगंगा में हर साल कितने नए तारे बनते हैं, उनमें से कितनों के पास ग्रह होते हैं, और उन ग्रहों में से कितने ऐसे हैं जहां जिंदगी पनप सकती है, और फिर कितनों पर इंटेलिजेंस डेवलप होती है। बिल्कुल। हर सवाल के साथ संभावना कम होती जाती है, लेकिन ये हमें एक रोड मैप देता है कि खोजना कहाँ है। तो ये इक्वेशन हमें एक उम्मीद देती है, लेकिन किताब इस खामोशी की कुछ ज्यादा डरावनी वजह बताती है। हाँ, किताब में 3 बड़ी संभावनाएं दी गई हैं। पहली, जिंदगी की शुरुआत होना ही एक बेहद रेयर इवेंट है। इतना मुश्किल? पृथ्वी पर सिंगल सेल लाइफ से मल्टी सेल लाइफ बनने में ही 2.5 अरब साल लग गए। 2.5 अरब साल? जी, ये दिखाता है कि ये छलांग लगाना शायद बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हो सकता है हम सच में अकेले हों, क्योंकि जिंदगी की चिंगारी ही बहुत मुश्किल से जलती है। ये तो बड़ी अकेली कर देने वाली बात है। दूसरी संभावना क्या है? दूसरी संभावना ये है कि लाइफ तो शायद कॉमन हो, लेकिन इंटेलिजेंट लाइफ बहुत रेयर है। अच्छा। हो सकता है कि ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह ऐसे हों जहां बैक्टीरिया या पेड़ पौधे हों, पर होशियार जीव ना हो। सोर्स में डायनासोर को खत्म करने वाले एस्ट्रॉइड का उदाहरण दिया गया है। ऐसी घटनाएं इवोल्यूशन की घड़ी को बार बार 0 पर सेट कर देती हैं। पिछले 6.5 करोड़ साल में पृथ्वी पर कोई इतनी बड़ी टक्कर नहीं हुई। शायद यही वो लकी ब्रेक था जिसकी वजह से हम इंसान विकसित हो पाए। और तीसरी? किताब के हिसाब से वो सबसे डिस्टर्बिंग है। हाँ। तीसरी संभावना ये है कि इंटेलिजेंट लाइफ विकसित तो होती है, लेकिन वो इतनी अनस्टेबल होती है कि बहुत जल्दी खुद को ही नष्ट कर लेती है। एक पल की खामोशी के बाद ये बात तो सच में डरावनी है। मतलब शायद ब्रह्मांड में कोई ग्रेट फिल्टर या बड़ी रुकावट नहीं है, हम खुद ही वो फिल्टर हैं। बिल्कुल। किताब हमारी अपनी आक्रामकता, परमाणु युद्ध के खतरे और क्लाइमेट चेंज को इस संभावना के सबूत के तौर पर देखती है। शायद हर इंटेलिजेंट स्पीशीज इसी मोड़ पर पहुंचती है। टेक्नोलॉजी तो बना लेती है, पर उसे संभालने की समझ नहीं बना पाती और खत्म हो जाती है। और शायद यही वजह है कि ब्रह्मांड इतना शांत है। शायद यही वजह है। तो चलिए इसी पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। दूसरों को ढूंढने के बजाय जरा खुद पर फोकस करते हैं। सोर्सेज बताते हैं कि हम इंसान इस वक्त इवोल्यूशन के एक बहुत ही खास मोड़ पर खड़े हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, अब तक इवोल्यूशन जैविक था, यानी डीएनए के जरिए होता था, जो बहुत धीमा है। बहुत ही धीमा प्रोसेस है। जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में लाखों साल लग जाते हैं। लेकिन फिर इंसानों ने एक नई चीज ईजाद की, बाहरी सूचना प्रसारण। मतलब भाषा और फिर लिखना पढ़ना। एग्जैक्टली। भाषा और लेखन ने ज्ञान को डीएनए से बाहर निकालकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सुपरफास्ट तरीका दे दिया। जो एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सीखता था, वो अब किताबों के जरिए दूसरों तक पहुंच सकता था। और आज के दौर में तो इंटरनेट है। मतलब किताबों और इंटरनेट में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे डीएनए में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। वो ज्यादा तेजी से। किताब में एक शानदार तुलना की गई है। क्या? एक इंसान की डीएनए में करीब 3 अरब बेस पेयर होते हैं, पर उसमें काम की जानकारी, मतलब जो एक्टिव जीन्स हैं, वो शायद सिर्फ 100 मिलियन बिट्स के बराबर है। 100 मिलियन? वहीं एक साधारण पेपरबैक किताब में 2 मिलियन बिट्स हो सकते हैं। अरे वाह! इसका मतलब है कि एक बड़ी लाइब्रेरी या इंटरनेट पर मौजूद जानकारी हमारे डीएनए की जानकारी से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा है, और ये हर पल बढ़ रही है। और ये हमें इवोल्यूशन के एक बिल्कुल नए फेज में ले जा रहा है। बिल्कुल, हाँ, जिसे सोर्स सेल्फ डिजाइंड इवोल्यूशन कहते हैं। सेल्फ डिजाइंड इवोल्यूशन। अब हम सिर्फ बाहरी जानकारी ही नहीं बदल रहे, हम अपने अंदर की जानकारी, अपने बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट, मतलब डीएनए को पढ़ने और लिखने की क्षमता हासिल कर रहे हैं। क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी के जरिए हम अपने जैविक निर्देशों को सीधे तौर पर बदलने की कगार पर हैं। ये सुनने में जितना एक्साइटिंग लगता है उतना ही डरावना भी है। इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? इसके दोनों पहलू हैं। एक तरफ हम सिस्टिक फाइब्रोसिस या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी भयानक आनुवंशिक बीमारियों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं, जो एक जीन में खराबी की वजह से होती हैं। हाँ, ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी जीत होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये सुपर ह्यूमन बनाने का रास्ता भी खोलता है। ऐसे इंसान जिनकी याददाश्त फोटोग्राफिक हो, जिनकी बुद्धि बहुत ज्यादा हो, जो बीमारियों से लड़ सकें, या जिनकी उम्र बहुत लंबी हो। और इससे समाज पे क्या असर पड़ेगा?
ये तो इंसानों की एक नई जाति बनाने जैसा होगा जो हमसे बेहतर हो। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। इससे समाज में एक नई तरह की खाई पैदा हो सकती है, एनहांस्ड और नेचुरल इंसानों के बीच। जो लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बच्चों को बेहतर बना देंगे और बाकी पीछे छूट जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा एथिकल डिलेमा है, पर किताब एक और एंगल भी देती है। वो क्या? शायद यही सेल्फ डिजाइंड इवोल्यूशन हमें खुद को बचाने का एक मौका दे। अगर हम अपनी आक्रामकता या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज के लिए जिम्मेदार जीन्स को पहचान सकें, तो क्या हमें उन्हें बदलना चाहिए? मतलब क्या हम खुद को एक बेहतर, ज्यादा शांत प्रजाति में डिजाइन कर सकते हैं ताकि हम उस तीसरे ग्रेट फिल्टर से बच सकें? वाह! तो आज हमने इस समनिधि को मुमकिन बनाने वाले फिजिक्स के नियमों से बात शुरू की, फिर उस कॉस्मिक खामोशी तक पहुंचे जो हमारे वजूद पर सवाल उठाती है, और आखिर में हम अपनी ही स्पीशीज के भविष्य पर आ गए जहां हम खुद भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं आकर ये दोनों बड़े सवाल एक हो जाते हैं। जो सवाल हम भविष्य के लिए पूछ रहे हैं, क्या हम बचेंगे, शायद वही उस सवाल का जवाब है जो हम ब्रह्मांड के लिए पूछ रहे हैं, बाकी सब कहाँ है? हो सकता है कि वो सब भी इसी मोड़ पर आकर खत्म हो गए। हाँ, हम अकेले इसलिए हैं क्योंकि होशियार होना ही शायद सबसे बड़ा खतरा है। ये सोचने वाली बात है, क्या हम वो फिल्टर पार कर पाएंगे जिसे शायद कोई और पार नहीं कर पाया? और अंत में एक विचार, सोर्स में ब्रेक थ्रू लिसन जैसी परियोजनाओं का जिक्र है जो अरबों डॉलर खर्च करके दूसरे ग्रहों से आने वाले सिग्नल्स को सुन रही हैं। लेकिन वो एक चेतावनी भी देते हैं। मान लीजिए हमें कोई सिग्नल मिल जाता है, एक साफ इंटेलिजेंट सिग्नल, तो क्या हमें जवाब देना चाहिए? किताब में इसकी तुलना अमेरिका के मूल निवासियों के कोलंबस से मिलने से की गई है। सही। एक ज्यादा एडवांस्ड सभ्यता से मिलना हमारे लिए विनाशकारी हो सकता है। इतिहास गवाह है, जब भी दो संस्कृतियां मिली हैं जिनमें एक टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो, तो नतीजा अक्सर दूसरी के लिए अच्छा नहीं रहा। तो यह हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस ब्रह्मांडीय सन्नाटे में हमें चिल्लाना चाहिए या चुपचाप सिर्फ सुनना चाहिए?